नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो जैसे कि आपको पता है कि आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। और पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अगर रेफ्रिजरेंट हमारे पास है तो रेफ्रिजरेंट का नेम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। उसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, ठीक है। साथ ही साथ उसका साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि हेलोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, एजोट्रोप्स क्या होते हैं, और आपके हाइड्रोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए तो आज कुछ नई चीज़ों के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा रेफ्रिजरेंट किस तरह के सिलेंडर में भरा जाता है। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, इतने सारे रेफ्रिजरेंट हमारे पास हैं, ठीक है। फिर उसके लिए एक अलग तरह का सिलेंडर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा। देखिए इतने सारे रेफ्रिजरेंट हमारे पास है तो हर एक का सिलेंडर का जो कलर होगा वो हमारे लिए याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतने सारे रेफ्रिजरेंट आपके पास है तो हर एक का सिलेंडर का कलर हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सेलेक्टेड कलर्स देख लेते हैं, ठीक है, और किस सिलेंडर में किस तरह के सिलेंडर में ये भरे जाते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ही कभी पूछा गया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। सभी के जो कलर हैं वो याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना ही इतने सारे कलर याद हो पाएंगे, ठीक है, और ना ही पेपर में कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट हैं और वो किस तरह के सिलेंडर में भरे जाते हैं इनकी आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। चलिए तो आज की हमारी हेडिंग होगी कलर कोड फॉर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर्स, ठीक है, प्रशीतक गैस सिलेंडर हेतु कलर कोड, ठीक है। चलिए सीधा डेटा ये मैंने आपका उठाकर रखा है, ठीक है, जीएस सेठी का है और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वहां से सीधा डेटा ये आपका लिया गया है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है सबसे पहले R11 है, ठीक है, और R11 जिस कलर के सिलेंडर में भरा जाता है ये होता है ऑरेंज, ठीक है, ये होता है आपका नारंगी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें R12 की तो यह सफेद कलर के सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है, R12 हो गया सफेद कलर का सिलेंडर, ठीक है। अगर R22 की हम बात करते हैं तो ग्रीन यानी कि हरे रंग के सिलेंडर में भरा जाता है। अगर R502 की हम बात करेंगे तो यह आपके ऑर्चिड यानी कि अमरकंद जैसा रंग जो होगा इसके सिलेंडर में भरा जाता है। R717 सिल्वर, ठीक है, ये आपका R717 है। तो R717 आपका सिल्वर, ठीक है, और आर अगर हम बात करें R134 की तो ये आपके व्हाइट कलर के सिलेंडर में भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कुछ कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, उन्हीं से डेटा सीधा मैंने लिया है और साथ ही साथ ये जो डेटा है ये आपका जीएस सेठी से लिया गया है, ठीक है। तो जीएस सेठी भी आपकी काफी अच्छी बुक है तो इस डेटा के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं पर अगर कलर में कोई कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। मैं उस चीज को कंसिडर करके उस पर थोड़ा सा और देख लूंगा कि कहीं और पर कोई कलर तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सर्च किया तो मैंने देखा कि डेटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ कलर थोड़े से अलग लिखे गए हैं एक सिलेंडर के लिए ही, तो उस चीज को आगे हम फिर चेक कर लेंगे और इसे वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज ये जो डेटा है ये डेटा आप कंसिडर करके चल सकते हो, ठीक है। तो R11 के लिए ऑरेंज, R12 के लिए व्हाइट,
R22 ग्रीन, R502 ऑर्चिड, R717 सिल्वर और R134A ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए तो ये कलर याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पूछा गया है कि R11 जो होता है यह किस तरह के किस कलर के सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है ऑरेंज कलर के सिलेंडर में ये भरा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से और कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ ये 6-7 जो सिलेंडर हैं इनके कलर याद कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा जो टॉपिक होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक रेफ्रिजरेंट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये रेफ्रिजरेंट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एक आदर्श रेफ्रिजरेंट के वांछनीय गुण। ठीक है, तो एक अच्छा जो रेफ्रिजरेंट होगा उसके अंदर 3 तरह के प्रॉपर्टीज पानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह के जो गुण हैं ये होने चाहिए। कौन कौन से? इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और इसके कुछ स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होगा जिसके अंदर कुछ स्पेशल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ थर्मोडायनेमिक गुण होंगे, कुछ रासायनिक गुण होंगे और कुछ इसके अंदर भौतिक गुण होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में कौन कौन से थर्मोडायनेमिक गुण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होगा जिसके अंदर ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि इसका जो क्वथनांक होता है ये कम होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट माना जाएगा जो कि कम टेम्परेचर पर ही वेपर यानी कि भाप में बदलना शुरू कर देगा। अच्छे से याद रखिएगा, बॉइलिंग में आपको बता चुका हूं बॉइलिंग क्या होती है। ठीक है, जब बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग के बाद रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और दूसरा बॉइलिंग जो होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, एक स्थिर तापमान पर होती है। जैसे अगर हम सिंपल पानी की बात करें तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट माना जाता है जो कम से कम टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि उसका क्वथनांक कम होता है। अब कौन से रेफ्रिजरेंट के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है इसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, पहले एक बार हम जान लेते हैं कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और कौन सी इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आएंगे डेटा वाले पार्ट पर कि बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा वाले पार्ट पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह कैसा होना चाहिए? ये कम होना चाहिए। ठीक है, कम क्वथनांक यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग आप सभी समझते होंगे। ठीक है, चलिए फिर दूसरा हम बात करेंगे कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यह कम होना चाहिए। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कितना होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी जो जमना शुरू कर देता है यह 0 डिग्री सेल्सियस पर कर देता है। ठीक है, तो पानी को एक अच्छा रेफ्रिजरेंट नहीं माना जाता है। जैसे कि आप फ्रीजर में बात करोगे, रेफ्रिजरेटर में बात करोगे तो जो बर्फ आप जमा सकते हो -2, -3, -4 और इवन जो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उस पर जो मार्किंग होती है -23 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब जो इसकी इवेपोरेटर ट्यूब्स होंगी इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर सकता है
यह नेगेटिव टेम्परेचर में भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन पानी तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो अगर हमने पानी से ज़्यादा कम टेम्परेचर करना चाहते हैं तो क्या कभी कर पाएंगे? पानी से ज़्यादा कूलिंग हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी तो जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, और ट्यूब कैसी हो जाएंगी? पूरी बर्फ से पूरी भर जाएंगी, ठीक है, तो पानी फ्लो करेगा ही नहीं। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम किसी चीज को ठंडा कर सकते हैं पानी की हेल्प से? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाएगा। और जब यह 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो इसका फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ सीज हो जाएगा, पूरा सारी ट्यूब में बर्फ बर्फ होंगी और एक टाइम पर हो सकता है कि फट भी जाएं ट्यूब्स। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट माना जाता है जो कम तापमान पर जमता है, ठीक है, -10 पर जमेगा, -20 पर जमेगा, -30 पर जमेगा, -40 पर जमेगा, -50 पर जमेगा, या इवन -200 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यानी कि यह कम से कम तापमान पर जमना चाहिए, ठीक है। पानी एक अच्छा रेफ्रिजरेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तीसरा बच्चे यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर है यह पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर आप समझते होंगे, ठीक है। वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, वो नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे थोड़ा सा अगर ऊपर रहेंगे तो ये प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर माना जाता है। जैसे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो 1.013 बार ये आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा प्रेशर हम ज्यादा रखेंगे। तो आपके जो कंडेंसर हैं, ठीक है, और आपके जो इवेपोरेटर हैं, ठीक है, इवेपोरेटर को हम कहते हैं वाष्पीकरण करता और कंडेंसर को हम कहते हैं संघनित्र। तो इनका जो प्रेशर है यह पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। मान ली मैंने कहा कि एम्बियंट का जो प्रेशर है ये 1 बार है, ठीक है, तो 1 बार से कुछ भी ज्यादा जो रहेगा यह प्रेशर आपका पॉजिटिव होगा, और 1 बार से कुछ नीचे का रहेगा ये आपका नेगेटिव प्रेशर होगा, ठीक है। तो इवेपोरेटर और कंडेंसर जो होते हैं, ठीक है, ये आपके एक पॉजिटिव प्रेशर पर होने चाहिए, ठीक है, और यह प्रेशर बहुत ज्यादा ना होना चाहिए, ठीक है, बस थोड़ा सा पॉजिटिव हो, ठीक है। 1.1 ऐसा मैं बोलूं, 1.2 बोलूं, 1.3 बोलूं, कहने का मतलब क्या है कि इनका प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है सैचुरेशन टेम्परेचर, इनका ज्यादा होना चाहिए, उच्च संतृप्ति तापमान, ठीक है, और साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके ये दोनों हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और इनकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चे होगा क्या? अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी तभी तो रेफ्रिजरेंट ज्यादा से ज्यादा हीट को गेन करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जब किसी चीज को हम उष्मा देते हैं, जब उसे हम गर्म करते हैं तो वह लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इसे ही कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो रेफ्रिजरेंट ज्यादा से ज्यादा हीट को गेन कर पाएगा, ठीक है, तभी तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, रूम से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। अगर मैं कहूं कि रेफ्रिजरेंट का जो मास है, जो द्रव्यमान है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैंने आपसे कहा कि रेफ्रिजरेंट का जो द्रव्यमान है ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसी है, ज्यादा है, तो उस केस में जो यह हीट एब्जॉर्ब करेगा ये भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी भी रेफ्रिजरेंट की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो दिमाग में एकदम छाप लो। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला बॉइलिंग पॉइंट कम हो, और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ ही साथ जो इसका
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी हैं इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सभी हैं इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूं भाई, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जहां से क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक तो इसमें बिल्कुल दिमाग में बसा लो कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, एक फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए, ठीक है, और एक इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए यहां तक देखो, जो नोट करना है करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखो पहले एक। क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में कौन इच्छुक प्रशीतक गुणधर्म नहीं है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन ध्यान से देखो। ऑप्शन ए कहता है कि लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। बी कहता है लो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मैंने आपको भी बताया। लेकिन सी कहता है लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लो नहीं, ये होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये ज्यादा होनी चाहिए ना कि कम, ठीक है, ये हाई होनी चाहिए। क्या होती है,
अगर TH डायग्राम पर हम इसे बनाकर देखें, ठीक है, तो ये लाइन जो होती है यानी कि रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, यहाँ तरल होगा और यहाँ भाप में बदल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितनी उष्मा हम उसे देंगे या रूम से जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। और ये जितनी ज्यादा होगी रेफ्रिजरेंट उतनी ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन लो नहीं, ये होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हिंदी में है, तो पहले से मैं पूरा लिख देता हूं। रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट should be, ऑप्शन ए कहता है कि यह लेस होना चाहिए या लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। बी कहता है कि यह हायर यानी कि अधिक होना चाहिए। सी कहता है भाई ये तो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और डी कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी, ठीक है। ऑप्शन ए लो यानी कि लेस कम होना चाहिए, बी कहता है हायर होना चाहिए, सी कहता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी स्टेट्स दैट इट शुड बी, डी होगा आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल सही। अब 0 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 0 पे ही अगर जम गया तो इससे कम तापमान पर हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका ए यानी कि लेस यानी कि लो। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का कौन सा आवश्यक गुण है? ठीक है, विच वन ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इन एन आइडियल रेफ्रिजरेंट which one is the desirable property, which one is the desirable property। ठीक है, ये विषाक्त ये लिखा हुआ है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, ठीक है, जहरीला जिसे बोल देते हैं। ठीक है, ये लिखा है विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव, फट जाना चाहिए। ठीक है, धमाका कर देना चाहिए, जहरीला होना चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से आनंद ले सके कूलिंग का और आगे के पूरे टाइम के लिए कूलिंग में ही चले जाएं। ठीक है, एक बार ठंडा हो और ऐसा ठंडा हो कि फिर आपकी बॉडी गर्म ही ना हो पाए। रेफ्रिजरेंट इस तरह का होना चाहिए, जहरीला होना चाहिए। फिर कहता है निम्न क्वथनांक यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और डी कहता है उच्च हिमांक यानी कि हाई फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा होना चाहिए कि 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है उसी पर ही जम जाए। ठीक है, ठंडा करे ही ना यार। तो किस तरह का रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है? टॉक्सिसिटी हो यानी कि विषाक्त हो यानी कि जहरीला हो, एक बार सूंघो और हमेशा के लिए ठंडे हो जाओ,
धमाका करना चाहिए, फट जाना चाहिए, छत अलग मिले, गेट अलग मिले, ठीक है, घर का सामान सब बाहर पड़ा हो, इस तरह का होना चाहिए। हाई फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ज्यादा तापमान पर ही जम जाए। गर्मी पड़ रही है और आपका मन है कि 5 डिग्री सेल्सियस पर पानी पिए, ठीक है, इतना ठंडा पानी पिए, लेकिन रेफ्रिजरेंट ऐसा है कि 30 से नीचे ही जम जाता है। जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है उसी पर वो जम जाता है, ठीक है। तो क्या आप 5 डिग्री सेल्सियस का आनंद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। और सी कहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर दिस क्वेश्चन सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एक रेफ्रिजरेंट के अंदर, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सी यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ थोड़ा सा। चलिए, तो फिर हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बाद फिर बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होगा जिसके अंदर ये सारे रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। तो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होगा जो नॉन टॉक्सिसिटी हो, ठीक है, यानी कि जहरीला ना हो, यानी कि गैर विषाक्तता हो। और पीछे क्या लिखा हुआ था कि विषाक्तता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत था। लेकिन होना क्या चाहिए? नॉन टॉक्सिक, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हमारा अच्छा वो होगा जो कि नॉन टॉक्सिक हो, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हमारा अच्छा वो होगा जो नॉन फ्लेमेबल हो एंड नॉन एक्सप्लोजिव हो, ठीक है, यानी कि जिसमें आग ना लग पाए और साथ ही साथ विस्फोटक ना हो। भाई, विस्फोटक होना कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। आप ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आग के कांटेक्ट में आते ही फट जाए या जिसमें आग लग जाए या जहरीला हो, ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, और नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, यानी कि यह फटना नहीं चाहिए, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ की तरह यह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर केमिकल स्टेबिलिटी की बात आती है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन ना होनी चाहिए इसके थ्रू, ठीक है, साथ ही साथ इरिटेटिंग ना हो, ठीक है। रेफ्रिजरेंट ऐसा है कि इससे आपको इरिटेशन होती है, ठीक है, स्मेल आती है, गंध आ रही है, तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन कोरोसिव यानी कि इससे जंग नहीं लगना चाहिए। रेफ्रिजरेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट जो कि आपके काम की हैं। ओडरलेस होना चाहिए, यानी कि इससे गंध भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। गैर विषाक्तता, ज्वलनशील, विस्फोटक और क्षयकारिता यानी कि कोरोसिवनेस, ठीक है। साथ ही साथ केमिकल स्टेबल होना चाहिए, यानी कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नो इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट फ्लावर्स, ठीक है, क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर में आपने एक ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज किया है कि जो कि खाने वाली चीज़ों पर एक गलत प्रभाव डालता है, ठीक है, तो वो खाना फिर हम खाते भी हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होगी। अच्छा, रेफ्रिजरेंट हमारा अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी जो आपके फ्रीजर में, आपके रेफ्रिजरेटर में जो खाना रखा हुआ होता है ना, ठीक है, इसे हमें हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी रेफ्रिजरेंट अगर जाता है कुछ ना कुछ नुकसान तो हमें देगा ही देगा, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ हार्मफुल तो हमारे लिए रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी हमें एक ऐसा रेफ्रिजरेंट चुनना चाहिए जो कि खाने पर गलत प्रभाव ना डाले, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर ना पड़े, ठीक है। तो एक रेफ्रिजरेंट के अंदर ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यह है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यह है नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, यह है नॉन कोरोसिव होना चाहिए, ठीक है, खाने पर इसका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ यह ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बिना गंध का होना चाहिए, और इससे हमें कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी होती हैं प्रॉपर्टीज जो कि
एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में पाई जाती हैं, और ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तो यहां तक एक बार देखिएगा इतना, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। फिर बच्चे बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाने चाहिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। चलिए, तो सबसे पहला भौतिक गुण है यहाँ पर लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है, वाष्प की कम विशिष्ट मात्रा। अब वाष्प की कम विशिष्ट मात्रा से क्या मतलब है? ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि विशिष्ट आयतन, और ये लिखा गया है किसके लिए? भाप के लिए, यानी कि वेपर के लिए, यानी कि वाष्प के लिए। चलिए, तो बच्चे अगर हम सिंपल वॉल्यूम की बात करते हैं तो सभी लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम जो मेजर की जाती है ये आपकी की जाती है मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम आपकी मेजर की जाती है, ये की जाती है आपकी मीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा गया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात की गई है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है ये होती है पर यूनिट मास। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम है गैस की, ये कहलाती है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होती है आपकी सिंपल मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपकी होती है मीटर क्यूब पर यूनिट मास, यानी कि मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपकी होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सिंपल आपकी होती है मीटर क्यूब में, और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपकी होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। ठीक है, चलिए तो इस चीज को याद रखिएगा। तो बच्चे अगर हम बात करें एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो वाष्प की कम विशिष्ट मात्रा यानी कि इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कम विशिष्ट ताप होना चाहिए। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करेंगे, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी मैं आपको बता ही चुका हूं, कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकता। थर्मल यानी कि तापीय या उष्मा, तो इसकी उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम विस्कोसिटी की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। ठीक है, लो विस्कोसिटी का मतलब है कि ये आसानी से बहना चाहिए। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो किसी चीज को बहने में दिक्कत होती है। ये सिंपल आप समझ सकते हो कि विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो है। ठीक है, विस्कोसिटी जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं श्यानता, विस्कोसिटी को हिंदी में कहा जाता है श्यानता। श्यानता। और विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो बच्चे विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं श्यानता, और विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, यानी कि किसी चीज के बहने में जितना प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है,
मान लिया आपने कोई चीज छोड़ दी, ठीक है, आप चाहते हो कि ये आसानी से बहे, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। जैसे अगर आप पानी की बात करोगे, ठीक है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है तो पानी आसानी से बहता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा सब्सटेंस हमारे पास है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो आसानी से बह नहीं पाएगा। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट माना जाता है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि अगर विस्कोसिटी कम रहेगी ये आसानी से बह सकता है, ठीक है, ये आसानी से फ्लो कर सकता है, अदरवाइज इसके बहने में कठिनाई आएगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी क्या है कि जो वेपर बनती है, वेपर की स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यह कम आयतन घेरनी चाहिए अगर हम बात करें 1 किलोग्राम मास में, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी उसमें चालकता इसकी ज्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी इसकी कम होनी चाहिए ताकि ये आसानी से बह सके, और इसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसमें करंट नहीं बहना चाहिए, ठीक है। उच्च विद्युत इंसुलेशन, ठीक है, अगर इसमें आसानी से करंट उतर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप पानी में देखोगे कि पानी में आसानी से करंट बहने लगता है, ठीक है। अगर कुछ चीज गीली हो गई है और एक वायर उसे टच कर ले तो पानी में करंट आ जाता है, ठीक है। तो पानी का जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन है ये अच्छा नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेंट हमें ऐसा लेना चाहिए जिसका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन अच्छा हो, ठीक है। तो ए हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना चाहिए किसी भी रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी इसकी कम होनी चाहिए, और इसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ज्यादा होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर एक रेफ्रिजरेंट के अंदर है तो वो रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए तो रेफ्रिजरेंट का कौन सा भौतिक गुण है, इसे मैं लिख देता हूं अच्छे से, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ये लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट, ये ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सारी आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अभी देखी हैं। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा टी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें भौतिक गुण की या हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये कौन सी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी भी कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर ए गुड रेफ्रिजरेंट थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई, ठीक है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन
डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने बच्चे। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर इसकी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि डी पार्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन और है, इस और देख लो। रेफ्रिजरेंट की श्यानता होनी चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, विस्कोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी, विस्कोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है मोर या हायर, अधिक होनी चाहिए। बी कहता है लेस या लो, कम होनी चाहिए। ठीक है, सी कहता है कुछ भी चलेगा, और डी कहता है ए और बी दोनों चलेगा। ठीक है, डी कहता है कि ए और बी में से कुछ भी हो, सी कहता है कि कुछ भी हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ज्यादा हो कम हो कैसा भी हो, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कम ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की विस्कोसिटी यानी कि श्यानता होनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होती है कि कोई फ्लूइड कितना आसानी से बह सकता है, ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर। अगर विस्कोसिटी कम है तो एक फ्लूइड आसानी से बह सकता है, और अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो एक फ्लूइड आसानी से नहीं बह सकता है। ठीक है, विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं श्यानता। चलिए, तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करेंगे, इसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए कम। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए कम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ। तो हमने जाना कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, हमने जाना एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, हमने जाना एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं जो कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें जो आपको याद रखना है। ठीक है, सीधा उसी पर आते हैं। तो अदर प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो ईज ऑफ लीकेज लोकेशन। ठीक है, रिसाव स्थान में आसानी, इसका मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर डिटेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, कि अगर बच्चे रेफ्रिजरेंट लीक करता है तो इसे आसानी से हम पकड़ पाए कि यह रेफ्रिजरेंट कहाँ से लीक कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हमें जो रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है तो ये पकड़ में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, इसे आसानी से हम पकड़ सके, यानी कि ईज ऑफ लीकेज लोकेशन। ठीक है, ये कहां से लीक कर रहा है इस चीज की नॉलेज हम जल्दी से ले पाए। ठीक है, चलिए, दूसरा यहां पर क्या है, अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमें कम दाम पर भी उपलब्ध हो। अब ऐसा ना हो कि रेफ्रिजरेंट तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर सारी क्वालिटी है, इसके अंदर सारे गुण हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप खरीदोगे, क्या हम खरीदेंगे, क्या और कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होगा जो कि आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि भाई जरूरत आज हमें है, ठीक है, हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और इसकी गैस खत्म हो गई है, ठीक है, लीक कर गई है, तो एक तो हमें लीकेज कहीं नहीं पता चल रहा है कि लीक कहाँ से करा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होगा। अगर हमें पता भी चल गया है लेकिन हमने ऑर्डर कर दिया और ये रेफ्रिजरेंट हमें अगले साल मिलने वाला है, तो क्या इससे हमें कोई बेनिफिट होगा, नहीं होगा। तो यह कम दाम पर और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, ये चीजें भी मायने रखती हैं। ईज ऑफ हैंडलिंग, ठीक है, इसे आसानी से हम क्या कर सकें, संभाल सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है,
हाई सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताती है रनिंग कॉस्ट, ठीक है, यह बेसिकली हमें खर्चा बताती है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर ज्यादा है तो खर्चा कम है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर कम है तो खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए सीओपी जो होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी जो होती है ये होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये कैसी होनी चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा कहता है लो पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, यानी कि ज्यादा कूलिंग करने के लिए कम से कम खर्चा आना चाहिए। आजकल यही तो चल रहा है, पावर सेविंग पावर सेविंग पावर सेविंग, ठीक है, 2 CFL की लाइट के बराबर, ठीक है, पूरा मजा दे एसी, ठीक है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये बेसिकली क्या है, ये पावर सेविंग के लिए है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम हमारा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कूलिंग दे और खर्चा कम से कम आए, ठीक है। लो पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और लास्ट में आता है कम दबाव अनुपात और दबाव अंतर। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझना आपके लिए मुश्किल होगा। इस पॉइंट को रोक कर रखिएगा, जब हम कंप्रेसर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तब इस पॉइंट का डिस्कशन कर लेंगे। 6 पॉइंट अभी यहाँ पर इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको काफी चीजें बतानी पड़ेंगी। चलिए, तो अदर प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि लीकेज का डिटेक्शन आसानी से हो, यह है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए कम दाबों पर, ठीक है, इसे स्टोर करने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है, ईज ऑफ हैंडलिंग होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर ज्यादा होगी तभी खर्चा कम से कम आएगा। लो पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ज्यादा कूलिंग कर सके और उसके लिए खर्चा कम आना चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर रेशियो एंड प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इसके लिए प्रेशर रेशियो और प्रेशर का जो अंतर होता है ये आपका कम होना चाहिए। तो ये और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा गुण वांछनीय है, ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, ठीक है। विच आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, विच आर द desirable properties in a good refrigerant, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन ए कहता है यहाँ पर लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी कहता है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी कहता है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एक रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे, लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको क्रिटिकल टेम्परेचर वाला समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है यह एक रेफ्रिजरेंट का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम बच्चे बात करते हैं टीएच डायग्राम की, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट निकल कर आता है, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीटी, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर
जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, ठीक है, यानी कि जो HFG से हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर 0 हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमें कैसे मिले, ज्यादा मिले, क्योंकि इस पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर, और यहां से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सभी गुण एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन डी पार्ट विल बी द राइट आंसर, डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर पाई जानी चाहिए, तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन ए रेफ्रिजरेंट शुड बी, ठीक है, ऑप्शन ए कहता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर, और मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन बी कहता है लो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी कहता है लो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी कहता है लो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी कहता है लो थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी कहता है लो थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और ऑप्शन डी कहता है लो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, और फिर इसके बाद आज हमने जो भी चीजें देखी हैं एक बार जल्दी से वो सब देख लेंगे, आज हमने क्या क्या कवर किया है, और आज की कहानी का फिर करते हैं समापन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज हम इकट्ठी करेंगे, और आपकी मुझे लग रहा है कि लगभग 2 से 3 क्लास में रेफ्रिजरेंट यानी कि आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर तरफ से। रेफ्रिजरेंट के वांछित गुणों में से उसमें होना चाहिए डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन रेफ्रिजरेंट शुड बी, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये लो नहीं हाई होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा गलत, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी लो नहीं, ये भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो होता है यह भी लो नहीं हाई होना चाहिए, ठीक है। और जो स्पेसिफिक हीट होती है ये होती है लो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए कैसी, लो, ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट, ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट। इसी वजह से हमारा जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, एक बार जल्दी से जितनी भी चीजें हुई हैं इन्हें एक बार कवर करना है। आज हमने क्या क्या देखा है,
और फिर आज की कहानी का करते हैं यहीं पर समापन। चलिए बच्चे, ठीक है। तो आज हमने जो बातें की हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह के सिलेंडर में किस तरह का सिलेंडर किस कलर का होना चाहिए और उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट भरकर रखा जाता है, ठीक है। तो अगर R11 की हम बात करते हैं तो ये आपका होता है ऑरेंज कलर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछा गया है। R11 ऑरेंज, R12 वाइट, ठीक है, R22 ग्रीन, R502 ऑर्चिड, R717 सिल्वर और R134A वाइट, ठीक है। कलर कहीं पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हो, आई विल चेक दैट, ठीक है। और कुछ करेक्शन करना होगा तो हम कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज ये डेटा मेरी तरफ से ओके है, क्योंकि जेएस सेठी वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक है आईटीआई लेवल पर, जो कि लगभग निमी को ही फॉलो करती है। सारा डेटा निमी का ही उठाकर इसमें रखा जाता है, ठीक है। चलिए फिर बच्चे, हमने जाना है कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो बेसिकली 3 तरह की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज, इनके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बेसिक होती हैं किसी रेफ्रिजरेंट को चेक करने के लिए कि यह हमारा एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो बच्चे, अगर हम बात करें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। यह जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा होनी चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यानी कि उबलना तो जल्दी स्टार्ट कर दे, लेकिन भाप बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा उष्मा को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, कम से कम तापमान पर जमना चाहिए। ऐसा नहीं पानी की तरह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका फायदा ही क्या होगा, या तो 0 में बर्फ में बदल गया, हमें चाहिए था -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या उस तापमान तक कभी हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, इसे हमने एक रेफरेंस मान लिया, इससे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। किसका? कंडेंसर का और इवेपोरेटर का। कंडेंसर को हिंदी में कहते हैं संघनित्र, और इवेपोरेटर को हिंदी में कहा जाता है वाष्पीकरण करता, ठीक है। क्वथनांक कम होना चाहिए, हिमांक भी कम होना चाहिए, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बच्चे, कुछ क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है। तो लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन नहीं, ये हाई होना चाहिए, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का हिमांक कम यानी कि लो होना चाहिए। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट में लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इसका क्वथनांक कम होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो। चलिए फिर बच्चे, इसके बाद हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो नॉन टॉक्सिसिटी, यानी कि गैर विषाक्तता हो, यानी कि जहरीला ना हो, ठीक है। फ्लेमेबल ना हो, यानी कि ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोजिव ना हो, ठीक है, यानी कि फटना नहीं चाहिए। कोरोसिवनेस, यानी कि इससे जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। केमिकल स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगे और कुछ नया ही बनकर निकल कर आए जो हमें नुकसान दे। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन तो समझते होंगे ना, कि कुछ मेडिसिन वगैरह को बोलते हैं कि भाई ये मेडिसिन ना लो, इससे कभी कोई रिएक्शन कर जाए। रिएक्शन का मतलब होता है कि जो चाहिए था हमें वो ना मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। खाने वगैरह पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि जो आपके फ्रीज में जो खाना रखा होता है इसे गर्म करके खाएं, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ गैस लीक करके चली जाती है खाने के अंदर, और जब हम इसे खाएंगे तो ये हमें नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो खाने को हमें हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ नॉन इरिटेटिंग हो, ठीक है, यानी कि इरिटेशन ना हो, और साथ ही साथ इसमें से कोई गंध नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बदबू नहीं आनी चाहिए इसके अंदर से।
तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो वेपर बनती है इसकी कम होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपकी जो निकल कर आती है 1 किलोग्राम में, ये आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इसकी कम होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी इसकी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब/किलोग्राम। ठीक है, ये होती है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलिए, तो रेफ्रिजरेंट का कौन सा भौतिक गुण है? थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है यह रेफ्रिजरेंट का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। क्या क्या? लीकेज डिटेक्शन आसानी से कर पाएं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि लीकेज डिटेक्शन टेस्ट किस तरह से होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसकी भी बातें हम करेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन अभी याद रखिएगा कि आसानी से लीक डिटेक्ट कर पाएं। ठीक है, यह कम दाम पर आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको ज़रूरत आज है, मिल रहा है 2 महीने बाद, आपने ऑर्डर आज किया, मिल रहा है 20 दिन बाद, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैंडलिंग आसानी से हो जानी चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम बिजली देकर ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग दे पाए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताती है रनिंग कॉस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो कम पावर लेके ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करे। ठीक है, लो पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन प्रति टन, कम बिजली की खपत। ठीक है, संभालने में आसानी हो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, उपलब्धता आसानी से हो, लागत कम हो, रिसाव स्थान पहचानने में आसानी हो। ठीक है, फिर हमने देखे कुछ क्वेश्चन। चलिए, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा पार्ट यहाँ तक का कंप्लीट है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपकी सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ डेटा भी हमें याद रखना पड़ता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, और आपका जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये ज़्यादा हो या कम हो, पेपर में आपसे पूछ ली जाती है कि यह कितनी होनी चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी का हमने देखा कि कम हो या ज़्यादा हो। विस्कोसिटी से तो ऐसा नहीं पूछता है कि विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ डेटा आपका ऐसा है जो पेपर में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि किसका डेटा कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड आपके सामने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, वाष्प की कम विशिष्ट मात्रा। ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट, कम विशिष्ट ताप। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च तापीय चालकता। निम्न विस्कोसिटी या निम्न श्यानता, श्यानता होती है विस्कोसिटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, उच्च विद्युत इंसुलेशन। ठीक है, गैर विषाक्तता यानी कि जहरीला ना हो, गैर ज्वलनशील यानी कि आग ना लगे, गैर विस्फोटक हो यानी कि फटे ना, गैर क्षयकारिता यानी कि इसमें जंग ना लगे, क्षयकारिता होता है जंग लगना। इसे हम रिलेट करते हैं जंग लगने से। जंग लगना बोल सकते हैं, रस्टिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्षरण भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपका इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, प्रतिक्रिया में रासायनिक स्थिरता हो, यानी कि केमिकल स्टेबल हो। ठीक है, कोई रिएक्शन ना करे, और संग्रहित भोजन और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे फूल, अन्य सामग्री, यानी पर और कपड़े, गैर परेशान और बिना गंध। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कम क्वथनांक, कम हिमांक, वाष्पीकरणकर्ता और संघनित्र में सकारात्मक दबाव। ठीक है, उच्च संतृप्ति तापमान,
वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ये आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे HFG भी लिख देते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कभी कभी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इसे मैं LFG लिखूं या HFG लिखूं तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों वर्ड का ही एक ही मतलब है, ठीक है, LFG या HFG। चलिए, तो ये सारी चीजें आपकी हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और इससे पहले भी हम आपकी ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं कि क्या क्या नाम है, किस तरह से हमने नाम रखे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट में आपका भी ये कंप्लीट हो चुका है। आपके 3 क्लासेस मैक्सिमम और लगेंगे इसमें, और रेफ्रिजरेंट आपका हर तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 क्लासेस आपकी होंगी, और ये टॉपिक आपका मेरी तरफ से आपकी तरफ से भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जो कि आपकी ट्यूसडे को होगी। तो सारी चीज़ों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन मैं भी काफ़ी कराता हूँ, लेकिन आपको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। छोटे मोटे जो डाउट आते हैं वो साथ साथ डिस्कस करते रहो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और मेहनत करो जमकर, सफलता बिल्कुल मिलेगी। चलिए, फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जो कि आपकी ट्यूसडे को होगी, और टॉपिक आपका रेफ्रिजरेंट ही होगा। और मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनका क्या क्या डेटा आपको याद रखना है, ठीक है फिर।